एएनएस की लेक्चर सीरीज़ में अब तक जो हमने बात की थी उसमें पैरासिम्पैथेटिक सिम्पैथेटिक को हमने डिटेल में बात की, तो अब हम उनके रिसेप्टर्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं निकोटीनिक रिसेप्टर्स के बारे में। निकोटीनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं ना हमारे पास, वो दो तरह के होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, निकोटीनिक दो तरह के हैं। एक आपके पास होते हैं NN, ये 1 और 2 से आपने याद नहीं रखना, NN और NM से आपने याद रखना है, ठीक है। अब ये जो NN है ना, तो इसको आप इस तरह याद रखें, N मतलब होता है न्यूरल, ठीक है। अब देखें, न्यूरल या नर्व्स कह लें आप। अब जितने भी जो चीज़ें न्यूरल वाली चीज़ से ड्राइव हुई हुई हैं, ठीक है, नर्वस टिश्यू से ड्राइव हुई हुई हैं, उन सब पे जो रिसेप्टर होगा वो NN होगा, ठीक है। या जो नर्व्स के आ रही हैं, जैसे हमारे पास गैंग्लियाज हो गए, तो गैंग्लियाज से भी हमेशा रिसेप्टर कौन सा होगा, नर्वस टिश्यू या न्यूरल वाला, कौन सा, NN, ठीक है। तो गैंग्लिया पे और एड्रिनल मेड्यूला, आपको याद होगा कि जब हमने एम्ब्रियो पढ़ी थी और उसके डेरिवेटिव्स पढ़े थे हमने जर्म लेयर्स के, तो उसमें हमारे पास जो नर्वस लेयर थी उससे आता था एड्रिनल मेड्यूला, ठीक है, न्यूरो एक्टोडर्म से। तो एड्रिनल मेड्यूला जो है वो भी न्यूरो से आ रहा है, तो उसमें भी NN रिसेप्टर होगा, और जो गैंग्लियाज हैं वो भी हमारे पास नर्व्स के पार्ट होते हैं, तो उसमें भी हमारे पास NN रिसेप्टर्स होंगे। अब जब हम बात करते हैं M की, तो M मतलब से आप याद रखें NMJ, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो जितने भी हमारे पास मसल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होंगे वो सारे कौन से होंगे, निकोटीनिक के M वाला पार्ट, ठीक है। तो NN कहाँ होगा, एड्रिनल मेड्यूला और गैंग्लिया पे, जितने भी जो चीज़ें नर्वस टिश्यू से ड्राइव हुई हुई हैं, और NM कहाँ होगा आपका, NMJ पर। अब हम चलते हैं कि ये जो निकोटीनिक रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली इनका काम क्या होता है। देखो, अब हमारे बात की थी कि गैंग्लिया के अंदर जो है वो निकोटीनिक रिसेप्टर्स हैं। तो अब देखो, जब हम बात करेंगे ना कि पैरासिम्पैथेटिक या सिम्पैथेटिक दोनों के अंदर जो गैंग्लिया है, तो गैंग्लिया पे कौन सा रिसेप्टर होगा, कोई आपसे पूछे गैंग्लिया पे कौन सा रिसेप्टर है, तो NN रिसेप्टर है गैंग्लिया के ऊपर। अच्छा, अभी एक चीज़ हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, उसमें ये था कि जो एड्रिनल मेड्यूला है वो न्यूरो एक्टोडर्म से नहीं, वो न्यूरल क्रेस्ट सेल से बन रहा था, ठीक है, तो इसलिए वही न्यूरल क्रेस्ट की बात आ रही है, तो ये आपके पास NN वाला होगा। अच्छा, अभी हमने बात की थी कि अब हम गैंग्लिया की बात करें, ठीक है, अब हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया की बात करें। तो गैंग्लिया पे हमने क्या बताया था कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आते हैं, तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स क्या रिलीज करते हैं, एसिटाइल कोलिन। तो ये जो निकोटीनिक रिसेप्टर्स हैं, ये कौन से रिसेप्टर्स हैं, ये कोलिनर्जिक, एसिटाइल कोलिन से नाम आ रहा है, ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, यानी ये पैरासिम्पैथेटिक वाले रिसेप्टर्स, क्योंकि हमारे पास जो सिंपैथेटिक होता है उसमें कोलिन तो नहीं होता, उसमें तो एड्रीनर्जिक होता है, तो उसके रिसेप्टर्स एड्रीनर्जिक होते हैं, जबकि जो निकोटीनिक रिसेप्टर है वो आपके पास कोलिनर्जिक रिसेप्टर है, ठीक है, टाइप ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर निकोटीनिक है। इसके अलावा एक बात आप और याद रखिएगा कि हमेशा जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं ना, उसमें आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक वो होता है जो उसका एगनिस्ट होता है, एगनिस्ट मतलब जो उस पर लग के काम को बढ़ाएगा, और एक हमारे पास होता है एंटागनिस्ट कह लें आप, या आप कह सकते हैं ब्लॉकर, रिसेप्टर ब्लॉकर। वो क्या करेगा, काम को कम करवाएगा, ठीक है, और ये बढ़वाएगा। अब जब हम बात करते हैं ना कि एगनिस्ट और एंटागनिस्ट कौन कौन से हैं निकोटीनिक रिसेप्टर के, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, एगनिस्ट हमारे पास कौन होगा, निकोटीन, ठीक है। जब आपकी बॉडी में निकोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो गैंग्लिया का जो NN रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब जब आप बात करते हैं ब्लॉकर्स की, आपने ना एक चीज़ याद रखनी है कि एक चीज़ होती है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। कोई आपसे पूछ रहा है कि NMJ रिसेप्टर का एंटागनिस्ट कौन सा है, या NM रिसेप्टर का एंटागनिस्ट कौन सा है, आपको पता है ना NM किस पे होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, तो इसके एंटागनिस्ट को हम क्या बोलेंगे ब्रॉड टर्म में, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। तो जितने भी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हम आगे पढ़ेंगे वो कहाँ पे हमारे पास ब्लॉक लगा रहे होंगे, NMJ पर, जो NM रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर। इसके अलावा हमारे पास यहाँ का ब्लॉकर कौन सा है, जैसे यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर था, ये यहाँ पे होता है गैंग्लिया पे, तो यहाँ पे हमारा इसका एंटागनिस्ट कौन सा होगा, गैंग्लियनिक ब्लॉकर, ठीक है, गैंग्लियनिक ब्लॉकर। क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की एक टाइप होती है निकोटीनिक रिसेप्टर्स। निकोटीनिक रिसेप्टर दो तरह के होते हैं, NN और NM। N से मतलब आ रहा है नर्वस टिश्यू या न्यूरल क्रिस्टल्स वाले से ड्राइव हुए चीज़ें, या फिर नर्व से ड्राइव हुई चीज़ें,
ठीक है। तो हमारे पास की बात होती है गैंग्लिया की और एड्रिनल मेड्यूला की, उस पर होता है एन रिसेप्टर्स। जब हम बात करते हैं गैंग्लिया की, तो गैंग्लिया पे कौन सा सिक्रीट होता है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर से एसिटाइलकोलिन वाला न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होता है। फिर हमने बात की निकोटिनिक रिसेप्टर एम टाइप के कहाँ होते हैं, एम से हमें पता चल रहा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मसल्स पे होते हैं। फिर हमने बात की हर रिसेप्टर का एक एगनिस्ट होता है जो उसका काम बढ़ाएगा, और एक होता है एंटागनिस्ट, उसका काम कम करेगा। जब हम बात करते हैं एन के और एम के एगनिस्ट की, तो दोनों का एगनिस्ट कौन है, निकोटीन। जब आप निकोटीन बॉडी में हाई क्वांटिटी में होगा तो ये दोनों जो होंगे वो एक्टिवेट होंगे, और जो न्यूरोमस्कुलर और गैंग्लियन ब्लॉकर होते हैं वो एंटागनिस्ट होते हैं अपने अपने उसके। जैसे हमारे पास एन है तो उसका ब्लॉकर कौन होगा, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर जो होगा वो उसको ब्लॉक कर देगा, एक्शन कम कर देगा। अगर एम है तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जो है वो उसका एक्शन कम कर देगा। तो ये बात हमारी पूरी की पूरी हो गई निकोटिनिक रिसेप्टर्स के बारे में। अब हम चलते हैं अगले रिसेप्टर्स पे जो होते हैं हमारे म्यूस्कारिनिक रिसेप्टर्स। ठीक है, म्यूस्कारिनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं, अब ये आप बार बार नाम सुनेंगे इसलिए आपने याद रखना है कि म्यूस्कारिनिक रिसेप्टर्स आर आल्सो टाइप ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। इसका क्या मतलब है, म्यूस्कारिनिक रिसेप्टर जो होते हैं वो पैरासिम्पैथेटिक के रिसेप्टर्स हैं। अब मुझे एक बात ज़रा गौर से सोच के बताइएगा, अगर म्यूस्कारिनिक रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो रहे हैं तो कौन सा एक्शन होगा, पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, और अगर म्यूस्कारिनिक रिसेप्टर्स जो हैं वो उन कम एक्शन हो रहा है तो क्या चलेगा, पैरासिम्पैथेटिक का रिवर्स यानी सिम्पैथेटिक। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर कोई ड्रग है और वो म्यूस्कारिनिक रिसेप्टर्स का काम बढ़ा रही है तो वो हमारे पास कैसा एक्शन दे रही है, पैरासिम्पैथेटिक जैसा, जिसको हम कहेंगे पैरासिम्पैथेटो को मिमिक करने वाला, यानी पैरासिम्पैथेटो मिमेटिक। मैं समझाती हूँ वापस से आपको मैंने यहाँ क्या बताया। अगर कोई ड्रग हमने दी जो म्यूस्कारिनिक रिसेप्टर्स पे काम बढ़ा रही है, यानी वो हमारे पास कौन से रिसेप्टर्स का काम बढ़ा रही है, जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे चल रहे हैं या कोलिन एसिटाइलकोलिन पे चल रहे हैं। एसिटाइलकोलिन जो होता है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर से सिक्रीट होता है। तो जब हम बात करेंगे कि कोई ड्रग जो है वो म्यूस्कारिनिक एक्शन बढ़ा रही है या म्यूस्कारिनिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर रही है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या है कि वो ज़्यादा एसिटाइलकोलिन सिक्रीट करके पैरासिम्पैथेटिक एक्शन दिलवा रही है। पैरासिम्पैथेटिक एक्शन दिलवाने को हम क्या कहते हैं, पैरासिम्पैथेटो माइमेटिक, यानी मिमिक करने वाली, पैरासिम्पैथेटो माइमेटिक। इसी के ऑपोजिट अगर मेरे पास कोई ड्रग एक्शन कम कर रही है म्यूस्कारिनिक रिसेप्टर्स का, यानी वो एसिटाइलकोलिन को कम कर रही है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को कम कर रही है, तो पैरासिम्पैथेटो लिटिक। लिटिक मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन तोड़ रही है तो पैरासिम्पैथेटो लिटिक हो गया। ठीक है, ये हम जब ड्रग्स पढ़ेंगे तो उसमें हम ये दो चीज़ें पढ़ेंगे कि पैरासिम्पैथेटो माइमेटिक ड्रग्स यानी पैरासिम्पैथेटिक एक्शन करवाने वाली ड्रग्स, पैरासिम्पैथेटो लाइटिक ड्रग्स यानी पैरासिम्पैथेटिक एक्शन नहीं करवाने वाली ड्रग्स, जिसका दूसरा मतलब होता है कि सिम्पैथेटिक करवाने वाली ड्रग्स। जब हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटो जब हम बात करते हैं म्यूस्कारिनिक रिसेप्टर्स की, तो हमारे पास 3 तरह के होते हैं, M1, M2, M3। ये बॉडी में अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं, उसको याद रखने का तरीका बताती हूँ। सबसे मेन चीज़ आपकी बॉडी में क्या है, CNS। CNS होगा तो रेस्पिरेशन होगी, होगा तो हार्ट होगा, हार्ट बीट होगी, हार्ट काम करेगा। ठीक है, दूसरा आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, हार्ट। ठीक है, और थर्ड आपके पास जो आती है वो आ जाती है पेरिफेरी। ठीक है, थर्ड आपके पास आ जाती है पेरिफेरी। तो M1 जो होते हैं वो आपके पास CNS में होते हैं, M2 जो होते हैं आपके पास वो हार्ट पे होते हैं, और M3 जो होते हैं आपकी वो पेरिफेरी पे होते हैं। ये आपने बात याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये देख लें, M1 जो है वो कहाँ है, CNS पे, M2 हार्ट पे, M3 स्मूथ मसल्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दोनों कहाँ होते हैं, पेरिफेरी में। तो ये पेरिफेरल जगहों पे होते हैं। अब पेरिफेरी में क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, तो स्मूथ मसल्स हो गए, इसके अलावा आपके पास जो है ब्लैडर का मसल हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो M3 और पेरिफेरी में आ जाती हैं। हार्ट में आपके पास जो होता है वो हार्ट का मसल, कार्डियक मसल आ गया, और CNS में आपके पास ब्रेन की चीज़ें आ गई। सही है, अब जब आपके पास ये अब क्या हो रहा है, मैंने बात की थी आपसे कि कोलिनर्जिक यानी पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, एक्शन दे रहा है। म्यूस्कारिनिक यानी पैरासिम्पैथेटिक एक्शन दे रहा है बिकॉज वो टाइप ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर है। ठीक है, अब हमारे पास CNS पे पैरासिम्पैथेटिक का क्या एक्शन होता है।
आपका गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन बढ़ा देगा बिकॉज जीआईटी की एक्टिविटी उसने बढ़ानी है, सीएनएस को एक्साइट कर देता है, ठीक है। ये सारी है, आपने बीच वाली लाइन अभी छोड़ देनी है, बाकी सारी चीज़ें आपने देख लेनी है कि मेमोरी को बढ़ा देगा, स्टोर करवाएगा मेमोरी को, एक्टिविटी बढ़ा देगा, लोकोमोटर एक्टिविटी, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन बढ़ा देगा। तो ये सारी चीज़ें M1 से बढ़ रही हैं, या फिर म्यूस्करनिक जो रिसेप्टर्स हैं अगर वो एक्टिवेटेड हों तो ये सारे काम होंगे। हार्ट पे क्या होगा, हार्ट स्लो डाउन होगा। क्या रीज़न है, हमको कोई भागना वागना तो नहीं है, रेस्ट हमारे पास रेस्ट वाली सिचुएशन है। तो M2 में क्या होगा कि अगर M2 एक्टिवेटेड है तो हार्ट रेट कम होगा, फोर्स कम होगी, एवी कंडक्शन कम होगी, हार्ट रेट कम होगा। सिमिलरली अगर M3 की बात करें तो अगर हम बात कर रहे हैं मतलब आर्टरीज वगैरह की तो वैसे डायलेशन हो रही है। अगर हम बात कर रहे हैं ब्लैडर की तो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड सिक्रीशन कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो M3 में आ जाती हैं। ये अभी हमने इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है। यहाँ पे आप खाली इतना याद रखिएगा कि ये जो होता है वो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन देते हैं। तो आपको पता है ना कि पैरासिम्पैथेटिक में हमने क्या क्या पढ़ा था कि प्यूपिल्स को क्या हो रहा है, एयर को क्या हो रहा है, हार्ट रेट को क्या हो रहा है, जीआई सिक्रीशन को क्या हो रहा है। तो वो आपने बस इतना याद रखना है, तभी हमने पहले से बेस बना ली थी। और अभी आपने इस वक्त क्या क्या, क्या याद रखना है, जो नई चीज़ आपने अपने दिमाग में बिठानी है कि M1 कहाँ है, M2 कहाँ है और M3 कहाँ है। इसी तरह जैसे हमने निकोटिनिक में बात की थी कि कुछ एगनिस्ट होते हैं, कुछ एंटागनिस्ट होते हैं। तो म्यूस्करनिक के भी जाहिर सी बात है कुछ एगनिस्ट होंगे और कुछ एंटागनिस्ट होंगे। तो एगनिस्ट क्या होगा, अब आप ज़रा अक्ल समझ में आएगा ना आपको, तो अक्ल लगाएंगे थोड़ी सी आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी चीज़ जो है वो एसिटाइल कोलिन सिक्रीट करवा रही है, या जिस भी चीज़ से हमारे पास एसिटाइल कोलिन बढ़ रहा है वो एगनिस्ट हो गई। और एंटागनिस्ट क्या हो जाएंगे, अब याद रखिएगा कि हमारे पास जो एंटागनिस्ट होते हैं वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। तो एंटागनिस्ट हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जबकि एगनिस्ट जो होता है वो एसिटाइल कोलिन होता है। अच्छा, अब एक चीज़ हमने ना और देखनी होती है, जब भी हम अभी देखिए अलग अलग लोकेशन पे हैं, तो जब हम ब्लॉकर देते हैं ना, जैसे हम अगर म्यूस्करनिक ब्लॉकर दे रहे हैं तो हमारा म्यूस्करनिक ब्लॉकर सीएनएस पे एक्ट करेगा, हार्ट पे एक्ट करेगा कि पेरिफेरी पे करेगा, M1 पे करेगा, M2 पे करेगा कि M3 पे करेगा। अब जो हमारे पास अच्छा होगा ना ब्लॉकर, वो होना चाहिए सेलेक्टिव। सेलेक्टिव का क्या मतलब है कि अगर मैं चाह रही हूँ वो सीएनएस पे एक्ट करे तो मैं खाली वही ब्लॉकर दूँ जो सीएनएस पे एक्ट करता है। अगर मैं चाह रही हूँ हार्ट रेट को कम करना तो मैं खाली वही ब्लॉकर दूँ जो हार्ट पे एक्ट करता है। लेकिन मोस्टली हमारे पास म्यूस्करनिक ब्लॉकर्स जो होते हैं वो नॉन सेलेक्टिव होते हैं, ठीक है। जो मोस्टली होते हैं हमारे पास वो नॉन सेलेक्टिव होते हैं, सेलेक्टिव जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अब है ना हम थोड़ा सा ज़रा एक्शन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि अभी तक बात क्या की है हमने। फॉर इंस्टेंस मैंने दिया है एक म्यूस्करनिक एगनिस्ट, ठीक है, जो अब मुझे देखना है उसका M2 पे क्या एक्शन है, ठीक है। M2 लोकेशन, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दी बॉडी, हार्ट। क्या बात की थी, म्यूस्करनिक का एक्शन कैसे होता है, पैरासिम्पैथेटिक के जैसा। इसका एगनिस्ट है, मैंने पैरासिम्पैथेटिक एक्शन को बढ़ाना है, इसका मतलब मेरे पास हार्ट पे इसका क्या इफेक्ट होगा, ब्रेडिकार्डिया। ये आपने टर्म याद रखनी है, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। हार्ट रेट डिक्रीज। इसी तरह अगर मैं दे रही हूँ एंटागनिस्ट तो वही बात है कि मेरा हार्ट रेट जो होगा वो बढ़ जाएगा। लेकिन अभी जो मुझे फोकस करना है वो एगनिस्ट पे करना है। सेकंड बात करते हैं, अगर मैंने किसी बंदे को दिया एगनिस्ट और मैं देख रही हूँ उसका M3 पे क्या एक्शन है। M3 की क्या बात थी, पेरिफेरी की। मुझे स्पेसिफिकली उसका आई पे एक्शन देखना है। क्या होगा आई पे, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट, क्योंकि फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स नहीं है तो जाहिर सी बात है मुझे कोई डायलेट करने की ज़रूरत नहीं है प्यूपिल को। तो प्यूपिल जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो होगी वो बढ़ेगी, एगनिस्ट आएगा तो, ठीक है। तो आपने ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी है। अब देखें, अगर मैं दे रही हूँ म्यूस्करनिक ब्लॉकर जो स्पेसिफिकली, अभी मैं M3 की बात कर रही हूँ कि वो M3 यानी प्यूपिल पे क्या एक्ट करेगा। अब आप सोच के बताएं, म्यूस्करनिक ब्लॉकर है, पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉक हो रहा है, मतलब सिंपैथेटिक बढ़ रहा है, प्यूपिल डायलेट हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मुझे सिंपैथेटिक एक्टिविटी करानी है बॉडी में तो या तो मैं म्यूस्करनिक ब्लॉकर दे दूंगी या फिर मैं कोई ऐसा चीज़ दे दूंगी जो सिंपैथेटिक को बढ़ा रही है, यानी सिंपैथेटिक एगनिस्ट या सिंपैथेटोमाइमेटिक दे दूंगी जो सिंपैथेटिक की तरह मिमिक कर रहा है। अभी मैं म्यूस्करनिक ब्लॉकर दे रही हूँ तो मेरे पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ रही है, पैरासिम्पैथेटिक कम हो रही है, तो प्यूपल्स ऑटोमेटिकली डायलेट हो गए।
हो सकता है आपको थोड़ा सा इशू आ रहा हो यहाँ तक समझने में, पर जब ये हम रिसेप्टर्स डिस्कस कर लेंगे ना सारे, तो हम थोड़ा सा एक रिव्यू दे देंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब ज़रा चल लेते हैं हम एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पे। ये आपने ये भी पढ़े होंगे शायद न्यूरो में, जब आपने अल्फ़ा बीटा पढ़े थे रिसेप्टर्स, ठीक है। तो हमारे पास होते हैं अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2। ये कौन से होते हैं? ये हमारे पास होते हैं एड्रीनर्जिक, एड्रेनलिन बोलते हैं ना हम, तो ये वो वाले एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हैं। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स आपके पास कौन से हैं? जो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन से काम कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? ये सिंपैथेटिक एक्शन मिमिक करते हैं ना, तो सिंपैथेटो माइमेटिक हुए, ठीक है। अगर कोई भी ड्रग मैं सिंपैथेटो माइमेटिक दे रही हूँ तो वो क्या करेगी कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देगी, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे ज़्यादा काम करेगी। अब बात कर लेते हैं ज़रा अल्फ़ा 1 की। इनके एक्शन है ना आपने अच्छे से याद रखने, क्योंकि जब हम ड्रग डिस्कस करेंगे तो उसमें भी ये आएंगे, ठीक है। अल्फ़ा 1 का काम क्या होता है हमारे पास? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। ये क्या करती है? बेसिकली हमारे पास वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, ठीक है। जहाँ पे ब्लड फ्लो की नीड होगी वहाँ पे ब्लड पहुँचाएगी, जहाँ पे ब्लड फ्लो की नीड नहीं होगी वहाँ पे हमारे पास जो है वो आर्टरी बिल्कुल बंद हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, और वहाँ पे हमारे पास ब्लड नहीं जाएगा, ठीक है। जब हमारे पास कहीं पे कॉन्स्ट्रिक्शन होती है ना, वहाँ पे ब्लड नहीं जा रहा होता है, इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस बढ़ गई है, ठीक है। कौन सी रेजिस्टेंस? पेरिफेरी की बात हो रही है, जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो बढ़ गई है। इसके अलावा हमारे पास जैसे ही वैसो कंस्ट्रक्शन हो गया, तो आप गौर से एक बात याद रखें, वैसो कंस्ट्रक्शन मतलब होता है कोई चीज़ कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है। जब कोई चीज़ कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है तो उस पर धक्का ज़्यादा लगेगा उसको काम कराने में, ठीक है। जब किसी चीज़ को धक्का ज़्यादा लगेगा काम कराने में तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बिकॉज ये देखें अगर ये वेसल है, ये नैरो हुई है, तो यहाँ पे ब्लड आके टकराएगा। टकराने वाले ब्लड को क्या बोलते हैं? हमारे पास बीपी बढ़ रहा है ना, ठीक है। जब जितना ब्लड टकराएगा उतना बीपी हमारे पास बढ़ता है, तो इसमें हमारे पास बीपी को क्या कर देगा? ये बढ़ा देगा। अब आप याद रखें अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स जो हैं वो एड्रीनर्जिक हैं, तो वो आपके पास आई पे क्या एक्ट करेंगे? आई के प्यूपिल्स को डायलेट कर देंगे। प्यूपिल्स को डायलेट करने को कहते हैं मिडरियासिस, ठीक है। इसको कहते हैं मिडरियासिस, ये आपके पास चार्ट में भी लिखा हुआ है, मिडरियासिस बोलते हैं। फिर हमारे पास अगर ब्लैडर की बात करें तो ब्लैडर पे क्या करेगा? ब्लैडर को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा ताकि हमारे पास ब्लैडर एम्प्टिंग की नीड ना पड़े। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने याद रखने कि ये सारे काम क्या कर रहा है? सिंपैथेटिक की फेवर में। वेजो कंस्ट्रक्शन पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा देगा, जहाँ पे ब्लड पहुँचना है वहाँ पे पहुँचाएगा, सिर्फ बीपी बढ़ जाएगा। प्यूपल्स जो होंगे आपके डायलेट कर जाएंगे, बिकॉज हमारे पास जो है वो फेयर सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है, जिसको हम बोलते हैं मिडरियासिस। ब्लैडर जो होगा वो हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा उसका स्फिंक्टर, ताकि जो है वो ब्लैडर एम्प्टी करने की नीड ना पड़े। फिर बात आती है अल्फ़ा 2 की। अब देखो अल्फ़ा 2 जो है ना वो देखो थोड़ा सा उल्टा चल रहा है। कैसे उल्टा चल रहा है? सबसे पहले तो उसने पहला काम किया, एसिटाइलकोलिन को बंद कर दिया। वो सिंपैथेटिक एक्शन नहीं करवा रहा, वो पैरासिम्पैथेटिक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने एसिटाइलकोलिन को रिलीज करने से बंद कर दिया। सिमिलरली उसने नॉरएपिनेफ्रिन को भी रिलीज करने से बंद कर दिया। मतलब वो बिल्कुल फेवर में नहीं चल रहा सिंपैथेटिक, वो पहले पैरासिम्पैथेटिक को ब्लॉक कर रहा है, और उसने इंसुलिन का रिलीज जो है वो बॉडी में ब्लॉक कर दिया। इंसुलिन का रिलीज ब्लॉक करने का क्या मतलब है? देखो जब हमारे पास बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो इंसुलिन रिलीज होती है। रीज़न इज कि आपको बॉडी में ब्लड में इतना ग्लूकोज नहीं चाहिए, आपको अभी रिजर्व करना है। तो वो रिजर्व करने के लिए लिवर में मसल में जाके या तो वो यूज़ हो जाएगा मसल एक्टिविटी में, या फिर वो है ग्लाइकोजन बन जाएगा ग्लूकोज से, ठीक है। अब इसने क्या किया? इंसुलिन के रिलीज को इनहिबिट कर दिया, ताकि जितना भी ग्लूकोज ब्लड में था वो किसी और सेल के अंदर ट्रांसपोर्टर के जरिए ना जाए, वो सारा का सारा कहाँ रहे? ब्लड में। रीज़न इज कि हमें अभी फाइट सिचुएशन में या फिर फ्लाइट सिचुएशन में या फिर इमरजेंसी सिचुएशन में फिर सिचुएशन में नीड है ग्लूकोज की, बिकॉज हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। तो वो सारा का सारा ब्लड जो है ब्लड में रहे ग्लूकोज, इसलिए इंसुलिन को इसने इनहिबिट कर दिया, ठीक है। तो इसने क्या किया? एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट, नॉरएपिनेफ्रिन को इनहिबिट, और ग्लूकोज की अपटेक जो इंसुलिन की वजह से हो रही थी उसको इनहिबिट, ताकि बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा रहे और वो यूटिलाइज हो सके एट टाइम ऑफ नीड, फेयर सिचुएशन में। फिर बात करते हैं इस बीटा 1 की। इस बीटा 1 ने क्या किया? फिर से इसने वही सारे काम किए जो सिंपैथेटिक के अंदर हो रहे थे, जो बढ़ा रही थी चीज़ें। तो अल्फ़ा 1 बीटा 1 जो है वो बेसिकली डायरेक्ट एक्ट कर रहे हैं चीज़ों को बढ़ाने में। हार्ट रेट बढ़ गया, लिपोलिसिस बढ़ गई। लिपोलिसिस क्यों? आपको याद होगा फैट जो होता है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर करता है ना, उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो लिपोलिसिस भी, यानी फैट आपके पास जब टूटा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई, जो बॉडी को फेयर सिचुएशन में नीड थी। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ गई। क्यों बढ़ानी है? ब्लड ज़्यादा पंप होगा तो ऑर्गन तक ज़्यादा, स्केलेटल मसल तक ज़्यादा पहुंचेगा, तो आप ज़्यादा भाग पाएंगे, ठीक है। रेनिन बढ़ गया। रेनिन आपके पास क्या होता है? रेनिन एक हार्मोन होता है जो किडनी से सिक्रेट हो रहा होता है, ठीक है। तो ये रेनिन का एक्शन भी बढ़ा देगी।
फिर बात करते हैं बीटा 2 की। अब ये बीटा 2 आप फिर देखेंगे कि सिंपैथेटिक एक्शन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं करा रहा है, पर ये क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है चीज़ों को उस तरफ ले जाने में जो इमरजेंसी सिचुएशन में काम आएंगी। देखो अब उस जगह पे जहाँ पे आपको नीड है वैसोडाइलेशन की है, वैसोडाइलेशन करा देगा जिन जगह पे मसल्स में अगर नीड है। ये आपके पास पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम कर देगा उन जगहों की जहाँ पे आपको नीड है। ये ब्रोंको डायलेशन करा देगा। अभी हमने क्या पढ़ा था सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में, क्या जब आप भाग रहे हैं, हाँफ रहे हैं, तो सांस आपको ज़्यादा चाहिए, तो आपका जो ब्रोंकाई होगा वो डायलेट होगा, तो इजीली आप सांस ले पाएंगे तेज तेज, तो वो ब्रोंको डायलेशन करा देगा। ग्लाइकोजिनोलिसिस, अभी मैंने आपको यहाँ समझाया था कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो आपके पास स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में मसल्स या लिवर के अंदर। तो ये क्या करेगा, आपके पास सारा का सारा जो ग्लाइकोजिनोलिसिस करवा के ग्लूकोज स्टोर्ड है ग्लाइकोजन की फॉर्म में उसको तोड़ देगा। ग्लाइकोजिन की लिसिस तोड़वा रहा है उसको, ठीक है। तो मसल और लिवर से तोड़वा के सारा का सारा ग्लूकोज ब्लड में आ गया और वो फिर यूटिलाइज हो जाएगा एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। ग्लूकागॉन रिलीज, जब ग्लूकागॉन रिलीज होता है तो वही बात है कि जो इंसुलिन इनहिबिट हो रही है और ग्लूकागॉन रिलीज हो रहा है, तो इंसुलिन इनहिबिट से भी ग्लूकोज ब्लड में बढ़ेगा और ग्लूकागॉन रिलीज होने से भी ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा, तो ये ग्लूकोज को बढ़ाएगा ब्लड के। रिलैक्सेस यूटेराइन स्मूथ मसल्स, ठीक है। इसका मतलब आपके पास जो ब्लैडर है, यूट्रस है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, ये रिलैक्स स्टेट में रहेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर आपको पेन्स नीड पड़ेगी, ठीक है, ब्लैडर एम्प्टी करने की या यूट्रस में आपको मतलब आपको जो है वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगी। तो ये बेसिकली सारे वो काम कर रहे हैं जो आपको इमरजेंसी सिचुएशन में करवाने हैं ताकि आपको फेयर सिचुएशन में जो है वो रिलीफ मिले बाकी चीज़ों से। तो ये अल्फा 1 और बीटा 1 डायरेक्टली एक्ट कर रहे हैं, जबकि अल्फा 2 बीटा 2 जो है वो आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली तकरीबन एक्ट कर रहे हैं। ये आपने चीज़ें जो है वो याद रखनी है। किस तरह याद रखेंगे, थोड़ा सा कोशिश करते हैं हम इसको निमोनिक टाइप में बनाने की। तो अल्फा 1 पे आप याद रखें कहाँ कहाँ एक्ट कर रहे हैं, वेसल्स पे, ठीक है। और आपके पास मिड्रियासिस और ब्लैडर वगैरह आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो है वो सारे के सारे सिंपैथेटिक एक्शंस में यही हो रहा है। तो अल्फा 1 आपके पास क्या कर रहा है, वेसल्स पे एक्ट कर रहा है मेनली। अल्फा 2 कहाँ एक्ट कर रहा है आपके पास, ये आपके पास एक्ट कर रहा है हॉर्मोन्स पे या फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स पे। तो क्या कर रहा है, नॉरएपिनेफ्रिन पे, एसिटाइलकोलिन पे, इंसुलिन, इन सब पे एक्ट कर रहा है। बीटा 1 कहाँ पे एक्ट कर रहा है, बीटा 1 आपके पास दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें, हार्ट और किडनी पे एक्ट कर रहा है। थर्ड आप याद रखेंगे फैट पे एक्ट कर रहा है। हार्ट, किडनी और फैट पे एक्ट कर रहा है बीटा 1, यानी कह लें आप ऑर्गन्स पे एक्ट कर रहा है। फिर आप आ जाए बीटा 2 पे। बीटा 2 जो होता है वो भी आपके पास वेसल्स पे एक्ट करता है। इसके अलावा आपके पास वो ग्लूकोज के लेवल की को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अल्फा 1 सिर्फ वेसल्स पे कर रहा है मोस्टली। अल्फा 2 जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हॉर्मोन्स पे काम कर रहा है। बीटा 1 ऑर्गन्स पे काम कर रहा है। और बीटा 2 जो है आपके पास वो मेनली काम कर रहा है ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने के लिए बॉडी में और वेसल्स पे जहाँ पे नीड है, ठीक है। तो आपने ये अब निमोनिक बन गया आपका। अब हम जैसे हमने वहाँ पर डिस्कस किया था म्यूस्करेनिक के एक्शन को, इस तरह हम एड्रिनर्जिक के एक्शन को भी ज़रा सा समझ लेते हैं। अच्छा, अब बेसिकली मेरे पास बात हो रही है, मैंने कोई एड्रिनर्जिक जो है वो एगनिस्ट दिया और मुझे उसका स्पेसिफिक एक्शन देखना है B1 या बीटा 1 रिसेप्टर्स पे। बीटा 1 रिसेप्टर्स कहाँ एक्ट कर रहे थे, ऑर्गन्स के ऊपर, ठीक है। अब अगर मैं इसका एक्शन देखूँ तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, यानी मेरे पास टैकीकार्डिया हो जाएगा, ठीक है। रेनिन का रिलीज भी बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्टाइलिटी भी बढ़ जाएगी, लिपोलिसिस भी बढ़ जाएगा। पर अगर मैं स्पेसिफिकली हार्ट की बात करूँ तो टैकीकार्डिया हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास क्या हो रहा है, अगर मैं बात करूँ अल्फा 1 रिसेप्टर्स की, ठीक है। अगर मैं स्पेसिफिकली अल्फा 1 रिसेप्टर्स की बात कर रही हूँ तो मेरे पास क्या होगा, वेसल्स की बात होती है ना यहाँ पे, तो वेसल्स मेरे पास कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी, ठीक है। तो मेरे पास वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है अगर मेरे पास अल्फा 1 एगनिस्ट दे रही हूँ मैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बीटा 2 एगनिस्ट दे रही हूँ, बीटा 2 मेरे पास क्या कराता है, वो उन जगहों पर जहाँ ब्लड की नीड है वैजो डायलेशन करवाएगा। बीटा 2 एगनिस्ट वैजो डायलेशन करवाएगा। थोड़ा बहुत आपको शायद समझ में आया होगा कि अगर मैं एड्रिनर्जिक एगनिस्ट दे रही हूँ मतलब सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ा रहा है, रिसेप्टर्स पैक करेगा। अगर बीटा 1 की बात करूँ, बीटा 1 हमने बात की थी ऑर्गन्स पैक करता है। अगर मैं स्पेसिफिकली हार्ट की बात कर रही हूँ, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टाइलिटी बढ़ जाएगी, तो टैकीकार्डिया हो गया। स्पेसिफिकली अल्फा 1 की बात कर रही हूँ, अल्फा 1 हमने बात की थी कि वेसल्स पैक करता है और कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, तो इसने वेसल कंस्ट्रक्शन करा दी। अल्फा 2 की बात बीटा 2 की बात करूँ तो मेरे पास क्या करवाता है, वो उन जगहों पे जहाँ पे ब्लड की नीड है वैसो डायलेशन कराता है, तो मेरे पास यहाँ वैसो डायलेशन हो गई। इसी तरह मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि अल्फा 1 जो है अगर आपने दिया और वो आई पे क्या एक्ट कर रहा है, तो आई पे क्या कराएगा, सिंपैथेटिक एक्शन को बढ़ाएगा, यानी मिड्रियासिस या प्यूपिल
डायलेशन। अब है ना हम थोड़ा सा पढ़ेंगे मिक्स करके एड्रिनर्जिक और म्यूस्करेनिक को, कैसे मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं म्यूस्करेनिक और एड्रिनर्जिक की साथ साथ, ठीक है, अब मुझे कराना है अगर टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया कराने के लिए मैं क्या करूंगी, अगर मैं म्यूस्करेनिक एड्रिनर्जिक दोनों की बात कर रही हूँ तो सबसे पहले तो मैं B2 एगनिस्ट दे दूंगी, सॉरी B1 एगनिस्ट दे दूंगी। ठीक है, बीटा 1 एगनिस्ट क्या हो रहा है मेरे पास, हार्ट रेट बढ़ा रहा है, तो मैंने बीटा 1 एगनिस्ट दे दिया। दूसरा काम मैं क्या कर सकती हूँ टैकीकार्डिया कराने के लिए, जो म्यूस्कारेनिक में काम कर रहा था, कौन सा काम कर रहा था म्यूस्कारेनिक में, हार्ट पे M2। अगर मैं M2 ब्रेडिकार्डिया करा रहा था उसको मैं ब्लॉक कर देती हूँ तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है टैकीकार्डिया हो जाएगा। ठीक है, तो टैकीकार्डिया कराने के लिए आप बीटा 1 एगनिस्ट या M2 ब्लॉकर दे सकते हैं थियोरेटिकली। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे ब्रेडिकार्डिया कराना है, ब्रेडिकार्डिया कौन करवाएगा, म्यूस्कारेनिक। ठीक है, म्यूस्कारेनिक का कौन सा, M2, तो M2 एगनिस्ट दे दूंगी। टैकीकार्डिया कौन कराता है, बीटा 1, तो बीटा 1 को क्या कर दूंगी मैं, ब्लॉक कर दूंगी। ठीक है, तो ये भी मेरे पास क्या करा देंगे, ब्रेडिकार्डिया करा देंगे, क्योंकि बीटा 1 क्या कर रहा था, हार्ट रेट बढ़ा रहा था, ब्लॉक कर दिया, हार्ट रेट कम हो गया। सिमिलरली अगर मेरे पास जो है वो ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है, तो मुझे ब्लड प्रेशर नॉर्मल लाने के लिए क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था ना जब हमने इंट्रो पढ़ा था कि कोई भी अबनॉर्मल चीज़ को हम नॉर्मल की तरफ लाते हैं। तो बीपी बढ़ा हुआ है मेरे पास, बीपी को कम करना है, बीपी को कम करने के लिए मैं 2 काम कर सकती हूँ, या तो मैं हार्ट रेट को कम कर दूं, तो ब्लड ही कम आ रहा है, जब ब्लड कम आएगा तो टकराया कम, तो टकराया कम तो बीपी कम हो जाएगा। या मैं क्या करूं कि वेसल्स जो नैरो हुई हुई उनको क्या कर दूं, वेसल्स को मैं मजीद डायलेट कर दूं। अब आप खाली एक्शन तो बीपी बढ़ा हुआ है, बीपी कम करना, बीपी कम करने के लिए तो आपने हार्ट रेट कम किया, वेसल्स को डायलेट किया। हार्ट रेट कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हार्ट रेट कम करने के लिए आप M2 को एगनिस्ट देके क्या कर सकते हैं, हार्ट रेट को कम कर सकते हैं। या फिर आप देखें ब्रेडिकार्डिया में और क्या कर रहे थे आप, बीटा 1 जो आपके पास हार्ट रेट बढ़ा रहा था उसको ब्लॉक कर सकते हैं। वैसोडाइलेशन कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप बीटा 2 जो है उसको एक्टिवेट कर दें, जब उसको आप एक्टिवेट कर देंगे तो वो क्या कराता है, वैसोडाइलेशन कराता है। तो ये काम आपके पास खुद ब खुद क्या हो गया कि बीपी कम हो गया। जब आपके पास हार्ट रेट कम हुआ इन दोनों की वजह से तो भी बीपी कम हो गया, जब वैसोडाइलेशन हुई इसकी वजह से तो भी बीपी कम हो गया। अगर उल्टा करना है, आपको बीपी कम है उसको बढ़ाना है, तो क्या करेंगे, M2 का एंटागनिस्ट देंगे, बीटा 1 का एगनिस्ट देंगे, और बीटा 2 को अगर आपको वैसोडाइलेशन नहीं करानी, वैसो कंस्ट्रक्शन करानी, तो आपको बीटा 1 का एगनिस्ट दे देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास समझ में आएगा कि जब बीपी बढ़ा हुआ हो तो हम क्या करेंगे। अगर हम बात करते हैं आई की, ठीक है, आई में हम क्या करेंगे, मुझे मिड्रियासिस करानी है, मिड्रियासिस करवाने के लिए मैं क्या करूँगी, अल्फा 1 का एगनिस्ट दे दूंगी। या फिर मेरे पास M3 होता है ना आई पे, तो मैं M3 का क्या दे दूंगी, ब्लॉकर दे दूंगी। दोनों से क्या हो रहा है, मेरे पास प्यूपिल डायलेट हो जाएगा। और अगर मेरे पास कॉन्स्ट्रिक्ट करना है तो मैं उसका उल्टा कर दूंगी, अल्फा 1 जो है वो मिड्रियासिस करवाता है तो मैं उसको ब्लॉक कर दूंगी ताकि मेरे पास मायोसिस हो जाए, प्यूपिल छोटा हो जाए। और M3 जो है वो मेरे पास बड़ा कर रहा था, छोटा कर रहा था, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था, तो मैं उसका एगनिस्ट दे दूंगी ताकि मेरे पास जो है वो मिड्रियासिस जो है वो ना हो, प्यूपिल जो है वो डायलेट ना हो। अब यहाँ पे एक इशू ये आता है कि जब आप ब्लॉक करते हैं ना म्यूस्करेनिक रिसेप्टर को, जैसे आपने M3 को अगर ब्लॉक कर दिया तो आपके पास एकोमोडेशन भी ब्लॉक हो जाती है। एकोमोडेशन क्या होती है, जैसे आप अगर दूर देख रहे हैं तो आपकी आई जो है वो कैसी होनी चाहिए, डायलेट या कॉन्स्ट्रिक्ट, अगर आप करीब देख रहे हैं तो वो डायरेक्ट होनी चाहिए, कॉन्स्ट्रिक्ट को बोलते हैं एकोमोडेशन। ये सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक से कंट्रोल होती है। अगर आप M3 ब्लॉक कर देते हैं पैरासिम्पैथेटिक को, तो आपने ब्लॉक कर दिया तो एकोमोडेशन रिफ्लेक्स जो होगा आपको बिल्कुल ही शट डाउन हो जाएगा, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ज़रा सी जो हमने बात की थी स्वेट ग्लैंड्स की, या स्वेट ग्लैंड्स होता है उनके अंदर रिवर्स होता है। अच्छा, अब जो हमारे पास होता है वो ये होता है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी जब होती है तो आपकी स्वेटिंग पे क्या एक्शन आएगा, तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी में आपकी स्वेटिंग जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब सिंपैथेटिक एक्टिविटी में आपके पास काम कौन सा कर रहा है, आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट करता है और हमारे पास जो है वो सिक्रीशन बढ़ जाती है। तो अगर आप और लेकिन हमने बात की थी कि स्वेट ग्लैंड की जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वहाँ से रिलीज कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एसिटाइल कोलिन। तो बेसिकली हमें
सिंपैथेटिक के अंदर एसिटाइलकोलिन को बढ़ाना है टू इंक्रीज स्वेटिंग, क्योंकि अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वो हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर तक एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा और फिर स्वेटिंग जो होगी वो इंक्रीज होगी। तो हम क्या करते हैं कि हम म्यूस्करनिक एगोनिस्ट अगर देंगे तो स्वेट ग्लैंड्स पे उल्टा होना चाहिए, लेकिन स्वेटिंग जो होगी वो बढ़ जाएगी, बिकॉज हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। एसिटाइलकोलिन तो बढ़ रहा है क्योंकि उसको स्वेट ग्लैंड्स पे एक्टिवेट कराना है, पर नर्वस सिस्टम जो है वो सिंपैथेटिक एक्टिवेट होना चाहिए, ठीक है। फिर जब हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो स्वेट ग्लैंड्स जो है उनकी सिक्रीशन कम होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या देते हैं, म्यूस्करनिक एंटागनिस्ट, ताकि एसिटाइलकोलिन कम हो जाए। जब एसिटाइलकोलिन कम हो जाएगा तो स्वेटिंग अपने आप कम हो जाएगी, बिकॉज जो रिलीज हो रहा था न्यूरोट्रांसमीटर वो क्या था, एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन को बढ़ाना पड़ेगा स्वेटिंग रिलीज करवाने के लिए, और एसिटाइलकोलिन को कम करना पड़ेगा स्वेटिंग कम करवाने के लिए, बिकॉज हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है उस जगह पे वो एसिटाइलकोलिन है, चाहे हमारे पास जो नर्व आ रही है प्री गैंग्लियोनिक वो सिंपैथेटिक से आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्वेट ग्लैंड की एक्सेप्शन आ गई। अब हमारा बहुत मेन जो टॉपिक था रिसेप्टर्स वाला वो भी कवर हो गया। अब हम जब जाएंगे ड्रग्स पे तो बहुत इजीली हमारा निकल जाएगा कि अल्फा 1 पैक कर रही है तो वो क्या कर रही होगी, अल्फा 2 पैक कर रही तो वो क्या कर रही होगी, M1 पैक कर रही है तो वो क्या कर रही होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो लास्ट रह जाएगा इंट्रोडक्शन या फिजियोलॉजी वाले टॉपिक्स में, वो रिसेप्टर्स पे जो न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट हो रहा है वो कैसे बनता है, बस हमारा छोटा सा टॉपिक है कैसे बन रहा है वो रह गया, और उसके बाद जो है फिर हम ड्रग्स पे चलेंगे।